धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो प्रकृति ने वहां इंसान की मौजूदगी को कभी मंजूर ही नहीं किया था। कहीं जमा देने वाली ठंड है, कहीं उबलती हुई धरती, कहीं ऐसी ऊंचाइयां हैं जहां सांस लेना भी चुनौती बन जाता है, और कहीं ऐसे रास्ते हैं जहां एक छोटी सी चूक सीधे खाई में ले जा सकती है। फिर भी इंसान वहां पहुंचा, रुका, बसा और उन जगहों को अपनी कहानी का हिस्सा बना दिया। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही 10 असंभव जगहों की तरफ बढ़ेंगे जहां प्रकृति की कठोरता और मानव जिजीविषा आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, शिवाम, यमन, मिट्टी से उठा हुआ आसमान का शहर। जब कोई रेगिस्तान की कल्पना करता है तो उसके सामने आमतौर पर रेत, सूखी हवाएं और दूर दूर तक फैला खालीपन आता है, लेकिन यमन की हजरमौत घाटी में बसा शिवाम उस कल्पना को तोड़ देता है। यह वह जगह है जहां मिट्टी से बने विशाल टावर ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने रेगिस्तान के बीच अचानक एक प्राचीन महानगर खड़ा कर दिया हो। शिवाम को अक्सर रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। यहाँ 500 से अधिक मिट्टी के टावर हैं, जिनमें से कई लगभग 30 मीटर ऊंचे हैं। सोचिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, जब आधुनिक निर्माण तकनीक, लोहे के ढांचे और सीमेंट जैसी सुविधाएं नहीं थीं, तब इंसान ने केवल मिट्टी, पानी और अपनी बुद्धि के सहारे ऐसी ऊंचाइयां खड़ी कर दी थी। लेकिन शिवाम की सबसे बड़ी खूबी उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी से जन्मी समझदारी है। यह शहर किसी दिखावे के लिए ऊंचा नहीं बना। हजरमौत घाटी में बाढ़ का खतरा हमेशा से रहा। जब नदी उफान पर आती तो पूरा इलाका जलमग्न हो सकता था। ऐसे में यहाँ के लोगों ने चौड़ाई में फैलने के बजाय ऊपर उठना चुना। उन्होंने घरों को एक दूसरे के करीब और मंजिलों को एक दूसरे के ऊपर बनाया, ताकि कम जमीन पर अधिक लोग सुरक्षित रह सकें। यही कारण है कि शिवाम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि संकट से जूझती सभ्यता की बुद्धिमत्ता का साक्षात प्रमाण लगता है। इस शहर की गलियों में चलते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मिट्टी ने खुद को दीवारों, खिड़कियों और मीनारों का रूप दे दिया हो। शिवाम का रहस्य उसकी बनावट में भी छिपा है। मिट्टी स्वभाव से नाजुक मानी जाती है। बारिश, हवा और समय तीनों ही उसे धीरे धीरे घिसते रहते हैं। फिर भी यह शहर सदियों तक खड़ा रहा। इसका अर्थ है कि यहाँ के लोगों ने केवल निर्माण नहीं किया, बल्कि मिट्टी की प्रकृति को समझा भी। हर पीढ़ी ने इन इमारतों की मरम्मत की, दीवारों पर नई परत चढ़ाई और शहर को जीवित रखा। यही कारण है कि शिवाम पत्थर की विरासत नहीं, बल्कि देखभाल पर टिके हुए जीवित इतिहास जैसा लगता है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल युद्धों, राजाओं और साम्राज्यों से नहीं बनती, वे रोजमर्रा के संघर्षों और उनसे निकले समाधानों से भी बनती हैं। आज इस शहर पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। युद्ध, रखरखाव की कमी और जलवायु का असर इसकी दीवारों को कमजोर कर रहा है। एक ऐसा नगर जिसने कभी बाढ़ को मात देने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाया था, अब समय के बोझ से जूझ रहा है, और यही उसे और भी रहस्यमय बनाता है। क्योंकि शिवाम केवल यह नहीं दिखाता कि इंसान क्या बना सकता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर संरक्षण न हो तो सबसे अद्भुत रचनाएं भी धीरे धीरे उसी मिट्टी में लौट सकती हैं जिससे वे पैदा हुई थीं। नंबर 2, कोरोवाई ट्री हाउसेज, इंडोनेशिया। पेड़ों की चोटियों पर बसी हुई दुनिया। धरती पर रहना मनुष्य का स्वाभाविक तरीका माना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया के पापुआ के घने जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति इस धारणा को चुनौती देती है। यहाँ घर जमीन पर नहीं, बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं, और यह कोई मामूली ऊंचाई नहीं होती। कई घर 35 मीटर तक ऊपर बने होते हैं। यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि नीचे खड़े होकर देखने पर भी यकीन करना मुश्किल लगता है कि कोई परिवार वास्तव में वहां रहता होगा। बांस, लकड़ी, पत्तों और स्थानीय सामग्री से बने ये घर किसी आधुनिक वास्तुशिल्प का हिस्सा नहीं लगते, लेकिन इन्हीं में एक पूरी जीवन पद्धति सांस लेती है। कोरोवाई लोग अपने घर सबसे मजबूत और ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें ऊंचाई पसंद है,
बल्कि इसलिए कि ऊंचाई उनके लिए सुरक्षा है। जंगल की जमीन उनके लिए हमेशा सुरक्षित नहीं रही। दूसरी जनजातियों का डर, जंगली जानवरों का खतरा और पुराने समय की हिंसक परिस्थितियां इस ऊंचाई के पीछे के वास्तविक कारण थे। ऊपर बने घरों से वे दूर तक देख सकते थे, आने वाले खतरे को पहले ही पहचान सकते थे और अपने परिवार को बचा सकते थे। इस अर्थ में उनके पेड़ घर केवल घर नहीं, बल्कि चौकसी, रक्षा और अस्तित्व की एक रणनीति है। जो चीज बाहर से विचित्र लगती है, वह भीतर से गहरी व्यवहारिक समझ पर आधारित है। इन घरों तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही विचलित करने वाला है जितना उनका निर्माण। ऊपर जाने के लिए किसी पक्की सीढ़ी, लोहे की रेलिंग या सुरक्षा जाल का सहारा नहीं होता। अक्सर एक पतला सा तना या बांस होता है जिसमें पैर रखने भर के लिए कुछ निशान काटे गए होते हैं। उस पर चढ़ना ही किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जानलेवा अनुभव जैसा हो सकता है, लेकिन कोरोवाई के बच्चे और बुजुर्ग उसी पर सहजता से ऊपर नीचे आते जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां सभ्यता की हमारी परिभाषाएं कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि जिसे हम असुविधा समझते हैं वह किसी और के लिए जीवन की सामान्य धारा हो सकती है। कोरोवाई समाज का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि उन्होंने आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटकर नहीं, बल्कि अपने ढंग से दूरी बनाकर जीवन जिया। कुछ लोग अब नीचे बसने लगे हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा पूरी तरह टूटी नहीं। उनके बड़े बुजुर्ग अब भी मानते हैं कि जमीन हर किसी के लिए नहीं होती। उनकी दृष्टि में ऊंचाई केवल आश्रय नहीं, पहचान भी है। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंसान का घर केवल वह जगह नहीं जहां वह सोता है। घर वह जगह भी है जहां उसकी संस्कृति सुरक्षित महसूस करती है। कोरोवाई ट्री हाउसेज हमें एक असहज लेकिन जरूरी सवाल के सामने खड़ा करते हैं। क्या वास्तव में आधुनिकता ही जीवन का सबसे सुरक्षित या सबसे श्रेष्ठ रूप है, या फिर कुछ समाजों ने अपने परिवेश को हमसे कहीं अधिक बारीकी से समझा है? पापुआ के इन जंगलों में हवा के साथ झूलते ये ऊंचे घर केवल आश्चर्य पैदा नहीं करते, वे मानव अनुकूलन की उस सीमा को भी उजागर करते हैं जहां जीवन असंभव लगते हुए भी पूरी दृढ़ता से चल रहा होता है। नंबर 3, वेरियर जियोथर्मल क्षेत्र, आइसलैंड, उबलती हुई धरती का भयावह संसार। कुछ जगहें सुंदर होती हैं, कुछ जगहें भव्य होती हैं, लेकिन आइसलैंड का ह्वेरिर जियोथर्मल क्षेत्र ऐसा है जो पहली नजर में सुंदरता से अधिक बेचैनी पैदा करता है। यहाँ की धरती स्थिर नहीं लगती, बल्कि जीवित लगती है। मिट्टी फट रही है, कीचड़ उबल रही है, भाप लगातार बाहर निकल रही है और हवा में गंधक की ऐसी तीखी गंध फैली रहती है कि पहली सांस ही शरीर को चेतावनी दे देती है। यह कोई साधारण प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर चल रही अशांत प्रक्रियाओं का खुला प्रदर्शन है। यहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि धरती की सतह सिर्फ एक पतली परत है, जिसके नीचे ऊर्जा, दबाव और आग का एक विशाल संसार लगातार सक्रिय है। ह्वेरिर की सबसे विचित्र बात उसका रंग है। आमतौर पर हम धरती को भूरे, हरे या धूसर रंगों में देखते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी नारंगी, पीली, लाल और गहरे भूरे रंगों में फैली दिखाई देती है। यह दृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए वैज्ञानिक भी इसे विशेष महत्व देते हैं। यहाँ का वातावरण इतना अनोखा है कि इसे मंगल ग्रह जैसे हालात का अभ्यास स्थल माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्थान सामान्य इंसानी अनुभव से बाहर है, वही विज्ञान के लिए भविष्य की कुंजी बन सकता है। यह विरोधाभास ह्वेरिर को और रहस्यमय बना देता है। एक ओर यह जगह नर्क जैसी लगती है, दूसरी ओर यही आधुनिक अनुसंधान के लिए उपयोगी है। इस क्षेत्र का सबसे डरावना आकर्षण इसके कीचड़ कुंड हैं। ये शांत नहीं रहते, इनमें कीचड़ लगातार उबलती रहती है, बुलबुले फूटते रहते हैं और सतह हर पल बदलती रहती है। देखने वाले को यह केवल एक भूवैज्ञानिक घटना लग सकती है, लेकिन कुछ देर तक ध्यान से देखने पर यह लगभग जीवित प्रतीत होने लगती है, मानो धरती सांस ले रही हो, भीतर का ताप बाहर फेंक रही हो और अपनी बेचैनी सतह पर दर्ज कर रही हो। यही वह बिंदु है जहां प्रकृति और भय एक दूसरे में मिल जाते हैं।
क्योंकि ह्वेरीर हमें याद दिलाता है कि स्थिर दिखने वाली पृथ्वी असल में लगातार गतिशील है। आइसलैंड ने इस शक्ति को केवल देखा ही नहीं बल्कि अपनाया भी है। वहीं की जियोथर्मल ऊर्जा देश के बड़े हिस्से को गर्मी और बिजली देती है। यह बात अत्यंत रोचक है कि जो भूमि बाहरी नजर में खतरनाक और विक्षुब्ध लगती है, वही अपने लोगों के लिए उपयोगी भी बन सकती है। इससे यह समझ आता है कि प्रकृति का हर कठोर रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी वही ऊर्जा जिसे देखकर हम डरते हैं, वही जीवन को चलाने का साधन भी बन जाती है। ह्वेरीर इसी गहरे सत्य का उदाहरण है। फिर भी इस जगह का वास्तविक प्रभाव उसके वैज्ञानिक महत्व में नहीं बल्कि उसके भावनात्मक असर में छिपा है। यहां पहुंचकर मनुष्य को अपने छोटे होने का एहसास होता है। आग, गैस, कीचड़ और धुएं से भरे इस प्रदेश में खड़े होकर लगता है कि सभ्यता की चमक कितनी सतही है। सतह के नीचे अब भी वही आदिम पृथ्वी मौजूद है जो कभी भी अपना स्वरूप बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि ह्वेरीर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती के भीतर छिपे अशांत रहस्य का खुला द्वार लगता है। नंबर 4, स्पीति घाटी। भारत ऊंचाई, सन्नाटा और कठोर सुंदरता की दुनिया। भारत के हिमाचल प्रदेश में बसी स्पीति घाटी उन जगहों में से है जो पहली नजर में सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसके भीतर उतरते जाते हैं वैसी वैसी उसकी कठोरता सामने आती जाती है। यह कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रकृति केवल मन बहलाने के लिए मौजूद हो। यहाँ का हर दृश्य, हर पहाड़, हर मोड़ और हर रास्ता इंसान को यह याद दिलाता है कि वह एक बेहद सख्त भूभाग में प्रवेश कर चुका है। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी वर्ष के लंबे हिस्से में दुनिया से कटी रहती है। कई महीनों तक रास्ते बंद रहते हैं, मौसम बेरहम हो जाता है और जीवन अपनी सीमित लय में सिमट जाता है। यही कारण है कि स्पीति केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सहन शक्ति की परीक्षा जैसी जगह है। स्पीति का अर्थ ही मध्य भूमि माना जाता है और यह नाम इसके स्वभाव के साथ पूरी तरह मेल खाता है। यह न पूरी तरह भारतीय मैदानों जैसी है न तिब्बती पठार जैसी। यह दोनों के बीच की एक अद्भुत और अलग दुनिया है। यहाँ आबादी बहुत कम है लेकिन भूभाग विशाल है। इसका मतलब यह है कि लंबे लंबे रास्तों पर आपको केवल पहाड़, धूल, पत्थर और गहरा सन्नाटा साथ देते हैं। यही सन्नाटा इस घाटी को रहस्यमय बनाता है। शहरों का शोर यहाँ नहीं है। यहाँ हवा की आवाज, दूर बहते पानी की ध्वनि और कभी कभार गुजरते वाहन की गूंज ही जीवन का संकेत बनती है। इस सुनसान विस्तार में इंसान की मौजूदगी बेहद छोटी दिखती है। स्पीति की सड़कें अपने आप में दास्तान हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयां और बीच में संकरे रास्ते। कई जगहों पर कोई मजबूत सुरक्षा बांध नहीं होता, कोई भरोसेमंद किनारा नहीं होता। ऐसे रास्तों पर यात्रा करना केवल ड्राइविंग नहीं बल्कि निरंतर सजगता का काम है। यह इलाका अपने खतरनाक मार्गों के लिए जाना जाता है और जो लोग यहाँ नियमित रूप से वाहन चलाते हैं वे जानते हैं कि यहाँ एक छोटी चूक भी भारी पड़ सकती है। लेकिन यही कठिनाई स्पीति की भव्यता को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब कोई स्थान आसान नहीं होता तब उसकी सुंदरता अधिक गहरी और कम साधारण लगती है। इस कठोर भूभाग के बीच भी जीवन ने अपनी पहचान बनाई है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर माना जाने वाला हिक्किम है। यहाँ प्राचीन की जैसे मठ हैं जो समय के लंबे प्रवाह के बीच अब भी स्थिर खड़े हैं। यहाँ की रातें इतनी साफ होती हैं कि आकाशगंगा नंगी आंखों से दिखाई दे सकती है। यानी जिस भूमि को दिन में सूखी, सख्त और कठोर महसूस किया जाता है वही रात में अद्भुत और लगभग अलौकिक लगने लगती है। यही स्पीति का रहस्य है। यहाँ खतरा और शांति, वीरानी और आध्यात्मिकता, कठोरता और सौंदर्य साथ साथ मौजूद हैं। आज स्पीति के सामने जलवायु परिवर्तन भी चुनौती बनकर खड़ा है। ग्लेशियरों का पिघलना, पानी के स्रोतों का बदलना और मौसम की अनिश्चितता इस क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में स्पीति हमें केवल रोमांच नहीं देती बल्कि यह भी सिखाती है कि जो जीवन हमें असंभव लगता है वह भी प्रकृति के साथ गहरे तालमेल से संभव बनता है।
यह घाटी भारत की छाती पर बसी हुई एक ऐसी शांत चुनौती है जहां पहुंचकर इंसान अपने भीतर के शोर को भी सुनने लगता है। नंबर 5, वतनायोकुल, आइस गुफाएं, आइसलैंड, नीली बर्फ के भीतर छिपी बदलती हुई दुनिया। आइसलैंड की वतनायोकुल आइस गुफाएं उन जगहों में से हैं जहां पहुंचकर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि प्रकृति कल्पना से कहीं अधिक विचित्र और सुंदर हो सकती है। बर्फ को हम अक्सर केवल सफेद मानते हैं, लेकिन इन गुफाओं के भीतर बर्फ गहरी नीली दिखाई देती है। यह नीला रंग सतही नहीं बल्कि भीतर तक उतरता हुआ लगता है, मानो बर्फ ने सदियों की चुप्पी अपने भीतर जमा कर ली हो। यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियरों में गिने जाने वाले वतनायोकुल के भीतर बनी ये प्राकृतिक सुरंगें और कक्ष पिघले हुए पानी की धाराओं से आकार लेते हैं। बाहर से यह केवल एक विशाल हिमराशि लग सकता है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही मानो एक दूसरी दुनिया खुलती है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनका अस्थायी होना है। वे स्थायी पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं। हर वर्ष उनका आकार बदलता है, नए रास्ते बनते हैं, पुराने रास्ते टूट जाते हैं और कभी-कभी पूरी छत ध्वस्त हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो गुफा एक वर्ष देखी गई, अगले वर्ष वैसी ही मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही अस्थिरता उन्हें और अधिक आकर्षक बनाती है। वे किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं, बल्कि जीवित, बदलती और लगातार पुनर्निर्मित होती प्राकृतिक रचनाएं हैं। उनमें प्रवेश करना किसी स्थिर स्थान पर जाना नहीं, बल्कि समय की चलती हुई प्रक्रिया के भीतर जाना है। इन गुफाओं के नीले रंग के पीछे भी एक गहरी वैज्ञानिक कहानी छिपी है। बर्फ की कई परतें समय के साथ दबती जाती हैं, हवा के बुलबुले बाहर निकलते जाते हैं और बर्फ अधिक सघन होती जाती है। जब प्रकाश इस सघन बर्फ से गुजरता है तो उसमें से एक विशेष नीला प्रभाव दिखाई देता है। यह सुंदरता इसलिए और अद्भुत लगती है क्योंकि यह किसी रंगाई का परिणाम नहीं, बल्कि समय, दबाव और प्रकृति के धैर्य का परिणाम है। यानी जो रंग वहां दिखता है वह हजारों साल पुरानी प्रक्रियाओं का दृश्य प्रमाण है। इस बात को समझते ही गुफाओं का अनुभव और गहरा हो जाता है। लेकिन इनके भीतर खतरा भी उतना ही वास्तविक है। ये गुफाएं केवल सीमित समय में ही सुरक्षित मानी जाती हैं। मौसम बदलते ही बर्फ अस्थिर हो सकती है, अचानक पानी भर सकता है या छत टूट सकती है। और इस खतरे को और भी तीखा बना देता है वह तथ्य कि वतनायोकुल के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधियां भी मौजूद हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नीली बर्फीली सुरंग के भीतर हों और उसके नीचे पृथ्वी की अग्नि सक्रिय हो। यही विरोधाभास इस स्थान को लगभग अविश्वसनीय बना देता है। ऊपर जमा हुआ शीत, नीचे छिपी हुई आग और बीच में मनुष्य का क्षणिक प्रवेश। इन गुफाओं की सबसे दुखद परत उनका भविष्य है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का सिकुड़ना एक गंभीर सच बन चुका है। इसका मतलब यह है कि जो बर्फीली दुनिया आज चमत्कार जैसी लगती है, वह आने वाले समय में धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए वतनायोकुल की गुफाएं केवल सुंदर नहीं बल्कि नश्वर भी हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि पृथ्वी की सबसे अद्भुत चीजें भी हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ रहस्य केवल थोड़े समय के लिए खुलते हैं और फिर बर्फ, पानी और समय उन्हें वापस अपने भीतर समेट लेते हैं। नंबर 6, ओयम्याकोन, रूस, जहां ठंड केवल मौसम नहीं भाग्य बन जाती है। दुनिया में बहुत सी जगहें ठंडी होती हैं, लेकिन रूस के याकुतिया क्षेत्र में स्थित ओयम्याकोन ठंड की सामान्य परिभाषा से बाहर है। यहाँ तापमान इतना नीचे गिर चुका है कि इसे धरती का सबसे ठंडा स्थायी आबादी वाला गांव माना जाता है। लगभग -67.7 डिग्री तक दर्ज की गई ठंड का अर्थ केवल इतना नहीं कि मौसम कठिन है। इसका अर्थ है कि जीवन की हर छोटी क्रिया यहाँ संघर्ष बन जाती है। सांस लेना, पानी संभालना, वाहन चलाना, लिखना, दफनाना, खाना पकाना, सब कुछ मौसम के आगे झुककर करना पड़ता है। यही कारण है कि ओयम्याकोन केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं, बल्कि मानव सहन शक्ति का जीवित उदाहरण है। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं, फिर भी वे इस असंभव लगती परिस्थिति में टिके हुए हैं। बाहरी व्यक्ति के लिए यह सवाल स्वाभाविक है
कि कोई ऐसी जगह क्यों रहेगा जहां साधारण जीवन भी इतना कठिन हो। लेकिन यही वह बिंदु है जहां ओयम्याकोन का रहस्य खुलता है। मनुष्य हर जगह केवल सुविधा के कारण नहीं रहता, वह स्मृति, पहचान, भूमि और पीढ़ियों के रिश्ते के कारण भी रहता है। यहाँ के लोग ठंड को हराने का दावा नहीं करते, वे उसके साथ जीना जानते हैं। उनके लिए यह मौसम कोई असाधारण आपदा नहीं, बल्कि रोजमर्रा का सत्य है। ओयम्याकोन में जीवन की व्यावहारिक चुनौतियां सुनकर ही सिहरन होने लगती है। पानी की पाइपलाइन सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ जम जाता है। गाड़ियों को लंबे समय तक चालू रखना पड़ सकता है, वरना वे फिर से चलने लायक न रहें। स्याही जम सकती है, उपकरण जवाब दे सकते हैं और जमीन इतनी कठोर हो जाती है कि कब्र खोदने से पहले उसे गर्म करना पड़ता है। भोजन भी जलवायु के अनुसार ढल जाता है। जहां सब्जियां उगाना लगभग असंभव हो, वहां मांस और जमी हुई मछली जैसे विकल्प सामान्य बन जाते हैं। यहां जीवन सुविधा नहीं, अनुकूलन पर टिका है। यह गांव हमें दिखाता है कि इंसान केवल गर्म और अनुकूल इलाकों का जीव नहीं, बल्कि सीखने और सहने वाला जीव भी है। सबसे विचित्र बात यह है कि इतनी भयावह ठंड के बावजूद यहां जीवन पूरी तरह थमता नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, परिवार रहते हैं, दिनचर्या चलती है, अर्थात प्रकृति की कठोरता के बावजूद सामाजिक जीवन बना रहता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य का सामुदायिक ढांचा कितना मजबूत हो सकता है। बाहर की दुनिया जहां इस जगह को चरम सीमा का उदाहरण मानती है, वहीं यहाँ के लोग इसे अपना घर मानते हैं। यही दृष्टि का फर्क ओयम्याकोन को खास बनाता है। जो किसी और के लिए असंभव है, वह किसी के लिए सामान्य जीवन भी हो सकता है। ओयम्याकोन हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति शायद जीतने में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। यहाँ कोई चमकदार रोमांच नहीं, कोई आसान सुंदरता नहीं, केवल कठोर वास्तविकता है। फिर भी लोग वहां हैं। वे बताते हैं कि सभ्यता सिर्फ उन जगहों की कहानी नहीं जहां जीवन आसान था, बल्कि उन जगहों की भी कहानी है जहां जीवन असंभव लगता था। फिर भी इंसान ने कहा यहीं रहेंगे, और इसी जिद ने इस बर्फीले गांव को दुनिया की सबसे अद्भुत मानव बस्तियों में बदल दिया है। नंबर 7, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, पाकिस्तान। मौत के ऊपर झूलती हुई जीवन रेखा। कुछ पुल दो किनारों को जोड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित हुसैनी हैंगिंग ब्रिज केवल दो किनारों को नहीं, बल्कि डर और जरूरत को भी जोड़ता है। पहली नजर में यह पुल किसी स्थिर संरचना की तरह नहीं लगता। लकड़ी के तख्तों के बीच बड़े बड़े खाली स्थान, रस्सियों पर टिका लंबा रास्ता, नीचे बहता तेज और बर्फीला पानी और ऊपर से चलती हवा, यह सब मिलकर इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में शामिल कर देता है। इसे देखकर सामान्य व्यक्ति के मन में पहला विचार यही आता है कि इस पर चलना क्यों जरूरी होगा, लेकिन वहीं इस पुल का सबसे गहरा सच छिपा है। कई लोगों के लिए यह रोमांच नहीं, आवश्यकता है। लगभग 300 मीटर लंबे इस झूलते पुल की चौड़ाई इतनी कम है कि उस पर एक समय में सावधानी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके तख्ते हर जगह समान दूरी पर नहीं हैं, और कुछ जगहों पर अंतर इतना अधिक है कि पैर रखते समय शरीर का संतुलन ही सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। ऊपर से जब हवा चलती है तो पुल खुद हिलता है। उस क्षण व्यक्ति को केवल नीचे की खाई या नदी का डर नहीं सताता, बल्कि अपने शरीर की हर हलचल भी बड़ी लगने लगती है। यह अनुभव ऐसा है जिसमें व्यक्ति केवल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भय को भी नियंत्रित करता है। बाहरी लोगों के लिए यह पुल लगभग मृत्यु का निमंत्रण लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह रास्ता है। यही विरोधाभास हुसैनी ब्रिज को साधारण खतरनाक जगहों से अलग करता है। पर्यटक इसे भयावह अनुभव के रूप में देखते हैं, लेकिन आसपास के लोगों के लिए यह उनके जीवन का हिस्सा है। यदि यह पुल न हो तो घाटी के दोनों ओर बसे समुदाय एक दूसरे से कट सकते हैं। यानी यह पुल सिर्फ लकड़ी और रस्सियों का ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संपर्क की धुरी है। बच्चे भी इसी पर चलते हैं, ग्रामीण सामान ढोते हैं, लोग इसी रास्ते से अपने काम पर जाते हैं।
जो संरचना किसी बाहरी व्यक्ति को असंभव लगती है, वही किसी और के लिए सामान्य दिनचर्या बन जाती है। इस पुल की हालत भी स्थायी नहीं रहती। मौसम, बाढ़ और समय बार बार इसे नुकसान पहुंचाते हैं। रस्सियां घिसती हैं, तख्ते टूटते हैं और फिर मरम्मत होती है। इसका मतलब यह है कि यह पुल एक बार बनाकर छोड़ दी गई चीज नहीं, बल्कि लगातार बचाई जाने वाली जीवन रेखा है। यही इसकी मानवीयता है। ये किसी विशाल आधुनिक परियोजना का हिस्सा नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकता और धैर्य से बने रहने वाला मार्ग है। उसमें चमक नहीं, लेकिन जीवन का दबाव है। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज हमें यह एहसास कराता है कि डर हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी डर ही उस चीज की गंभीरता को समझने का तरीका होता है जिसे दूसरे लोग रोज जी रहे होते हैं। यह पुल पूछता है कि असली साहस क्या है, एक बार उस पर चलकर तस्वीर लेना या फिर हर दिन उस पर चलकर जीवन को आगे बढ़ाना। इस प्रश्न का उत्तर शायद उसी झूलते हुए रास्ते पर छिपा है, जहां हर कदम यह बताता है कि कुछ लोगों के लिए असंभव भी केवल जीवन का एक और दिन होता है। नंबर 8, श्वानकोंग सी हैंगिंग टेम्पल। चीन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता पहाड़ी मंदिर। चीन के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित श्वानकोंग सी, जिसे हैंगिंग टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उन स्थापत्य चमत्कारों में से एक है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य नहीं, अविश्वास की होती है। यह मंदिर पहाड़ की सीधी चट्टान पर लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। नीचे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ पतले खंभों और लकड़ी की संरचनाओं के सहारे पूरा मंदिर हवा में टंगा हुआ हो। स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठता है कि आखिर यह सदियों से गिरा क्यों नहीं। यही प्रश्न इस मंदिर की रहस्यमयता का केंद्र है। यह केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरी समझ का अद्भुत प्रमाण है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया माना जाता है। कहा जाता है कि इसे ऐसी जगह बनाने का विचार इसलिए आया ताकि बाढ़, शोर और बाहरी व्यवधानों से दूर एक शांत धार्मिक स्थान तैयार किया जा सके। यानी इसकी ऊंचाई महज अद्भुत दिखने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण थी। यही इसे और प्रभावशाली बनाती है। जिस काम के लिए आज विशाल यंत्र, विस्तृत गणना और आधुनिक सुरक्षा तकनीक चाहिए होती, उसे सदियों पहले सीमित साधनों में पूरा किया गया। मंदिर की वास्तविक मजबूती पहाड़ के भीतर ढसाई गई लकड़ी की मजबूत बीमों में छिपी है। जो खंभे नीचे से दिखाई देते हैं, वे पूरी संरचना का मुख्य भार नहीं उठाते। इस तथ्य को समझते ही मंदिर के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता के पीछे गहरी संरचनात्मक बुद्धि छिपी हुई है। इस मंदिर की एक और विशेषता इसे सिर्फ स्थापत्य नहीं, सांस्कृतिक चमत्कार भी बनाती है। यहाँ बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस परंपराओं का एक साथ प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका अर्थ यह है कि यह केवल एक संप्रदाय का धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विविध आध्यात्मिक विचारों के सह अस्तित्व का प्रतीक भी है। एक ही पर्वत दीवार में बने कक्ष, गलियारे और मंडप केवल भौतिक रूप से जुड़े नहीं, बल्कि दार्शनिक रूप से भी संवाद करते प्रतीत होते हैं। यह बात उस मंदिर को एक गहरे सांस्कृतिक अर्थ से भर देती है। जो लोग इस मंदिर तक पहुंचते हैं, वे केवल उसे नीचे से नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर चल भी सकते हैं। उन्हीं लकड़ी के रास्तों पर कदम रखना, उन्हीं कमरों में खड़ा होना और उसी ऊंचाई से नीचे झांकना, यह अनुभव किसी संग्रहालय देखने जैसा नहीं, बल्कि इतिहास के भीतर प्रवेश करने जैसा है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति को केवल ऊंचाई का डर नहीं लगता, बल्कि समय की गहराई का भी एहसास होता है। 1500 साल पहले जिन लोगों ने यह बनाया, उन्होंने न केवल पत्थर और लकड़ी को जोड़ा, बल्कि मनुष्य की कल्पना की सीमा भी आगे बढ़ा दी। श्वानकोंग सी यह सिद्ध करता है कि कुछ निर्माण केवल उपयोग के लिए नहीं बनते, वे यह दिखाने के लिए भी बनते हैं कि मनुष्य के भीतर जोखिम उठाने और असंभव को आकार देने की क्षमता कितनी गहरी है। यह मंदिर पहाड़ पर टंगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह मानव विश्वास, कौशल और धैर्य पर टिका हुआ है। और शायद इसी वजह से इसे देखकर आज भी लगता है कि कुछ जगहें विज्ञान से समझ आने के बाद भी पूरी तरह रहस्य से मुक्त नहीं होती।
नंबर 9, अबुना यमाता गुह, इथियोपिया। आस्था तक पहुंचने वाली जानलेवा चढ़ाई। इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में स्थित अबुना यमाता गुह उन जगहों में से है जहां पहुंचने की कठिनाई ही उसे असाधारण बना देती है। यह कोई ऐसा चर्च नहीं जिसे सड़क, सीढ़ियों या सुविधाजनक रास्ते से पहुंचा जा सके। यह एक ऊंची चट्टानी संरचना की चोटी पर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए सीधी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है, संकरे किनारों से गुजरना पड़ता है और नीचे फैली खाई को अनदेखा करना पड़ता है। जो व्यक्ति वहां तक पहुंचता है वह केवल एक भवन तक नहीं पहुंच रहा होता, बल्कि अपने डर, अपनी श्रद्धा और अपने संकल्प की परीक्षा से होकर गुजर रहा होता है। यही वजह है कि यह चर्च एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ साहस का भी प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि यह स्थल 5वीं शताब्दी से जुड़ा है। इसे ऐसी जगह चुना गया जहां पहुंचना ही कठिन हो, ताकि केवल वही लोग वहां तक आए जिनकी श्रद्धा सच्ची हो। यह विचार अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यहां आस्था केवल मन की बात नहीं रहती, वह शरीर की मेहनत, जोखिम उठाने की तैयारी और ऊंचाई के भय से मुकाबले में बदल जाती है। आज के समय में जब बहुत सी चीजें सहज पहुंच में हैं, अबुना यमाता गुह यह याद दिलाता है कि कभी कभी पवित्रता को दूरी और कठिनाई से भी जोड़ा गया था। वहां तक पहुंचना एक यात्रा है और वही यात्रा अनुभव का आधा अर्थ बन जाती है। इस चर्च का भीतर का संसार बाहर की कठिनाई से बिल्कुल अलग है। वहां पहुंचने वाले लोगों को प्राचीन भित्तिचित्र, पुराने धार्मिक चित्र और सदियों पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैं। यह बात अत्यंत मार्मिक है कि इतनी दुर्गम जगह पर इतने लंबे समय से कला और आस्था दोनों सुरक्षित हैं। इसका अर्थ है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग वहां पहुंचते रहे, उसे बचाते रहे और उसके महत्व को बनाए रखते रहे। बाहरी दृष्टि से यह केवल एक खतरनाक चढ़ाई लग सकती है, लेकिन भीतर से यह निरंतर चलती हुई आध्यात्मिक विरासत है। अबुना यमाता गुह की सबसे बड़ी शक्ति उसका वातावरण है। वहां जाने का विचार ही साधारण मनुष्य को अस्थिर कर सकता है। बिना आधुनिक सुरक्षा के चट्टानों पर चढ़ना, संकरी धार से गुजरना और फिर एक शांत प्राचीन चर्च के सामने पहुंचना, यह अनुभव मन पर गहरा असर छोड़ता है। यह केवल भय उत्पन्न नहीं करता, बल्कि एक अजीब सी विनम्रता भी पैदा करता है। व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ स्थानों तक पहुंचना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें अनुभव करने के लिए केवल जिज्ञासा नहीं, समर्पण भी चाहिए। यह स्थान हमें एक अनोखा सत्य बताता है। इंसान केवल रहने के लिए कठिन जगहों पर नहीं जाता, वह अर्थ खोजने के लिए भी कठिन रास्ते चुनता है। अबुना यमाता गुह उसी मानवीय स्वभाव का प्रमाण है। यह एक चट्टान पर बना चर्च है, लेकिन उससे भी अधिक यह इस बात का प्रतीक है कि श्रद्धा कभी कभी सुरक्षित रास्तों से नहीं, बल्कि जोखिम से भरी चढ़ाइयों से होकर गुजरती है। और जब कोई व्यक्ति अंततः वहां पहुंचता है, तो शायद उसे सिर्फ एक चर्च नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमा भी बदलती हुई महसूस होती है। नंबर 10, हवाई ज्वालामुखी, अमेरिका, जहां धरती आज भी खुद को गढ़ रही है। हम अक्सर धरती को स्थिर मानते हैं, मानो महाद्वीप, पहाड़ और मैदान सब लंबे समय से जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन हवाई के ज्वालामुखी क्षेत्र इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। यहां खड़े होकर समझ आता है कि धरती कोई जमी हुई वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर बनती बदलती प्रक्रिया है। हवाई के विशाल द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी यह दिखाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी हमेशा पुरानी नहीं होती। कभी कभी वह बिल्कुल नई होती है, हाल ही में पिघले हुए लावे से बनी हुई। यह विचार अपने आप में विस्मयकारी है कि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर चल सकता है जो कुछ समय पहले तक अस्तित्व में ही नहीं थी। किलाउया और मौना लोआ जैसे ज्वालामुखी इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली वास्तविकताएं हैं। विशेषकर किलाउया दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। लंबे समय तक जारी रहने वाले इसके उद्गारों ने यह साबित किया कि ज्वालामुखी केवल एक विस्फोटक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रिया भी हो सकते हैं। लावा धीरे धीरे बहता है,
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता है, पेड़, सड़कें, घर, खेत, और फिर ठंडा होकर नई जमीन बना देता है। यह विनाश और निर्माण का एक साथ उपस्थित होना है। जिस क्षण कोई बस्ती लावे में दबती है, उसी क्षण कहीं नई धरती जन्म भी ले रही होती है। यही दो धारी सच हवाई को भयानक भी बनाता है और चमत्कारिक भी। हवाई का अनुभव केवल दृश्य नहीं, दार्शनिक भी है। जब रात के अंधेरे में लावे की लाल चमक आकाश को प्रकाशित करती है, तो वह दृश्य किसी प्राचीन कथा जैसा लगता है। आग बह रही होती है, धरती धधक रही होती है और मनुष्य दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उस क्षण सभ्यता की सारी निश्चितताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। लगता है कि प्रकृति अभी भी अंतिम शक्ति अपने पास रखती है। इंसान बस उसके किनारे खड़ा एक दर्शक है, जो कभी कभी उसका शिकार भी बन सकता है। यही भाव हवाई के ज्वालामुखियों को साधारण प्राकृतिक स्थल से कहीं अधिक गहरा बनाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र एक जीवित प्रयोगशाला है। यहाँ वे देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह कैसे बनती है, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं और नया भूभाग किस तरह जन्म लेता है। लेकिन आम मनुष्य के लिए इसका महत्व विज्ञान से आगे जाता है। यह जगह हमें समय के विशाल पैमाने का एहसास कराती है। जो काम सामान्य परिस्थितियों में लाखों वर्ष की कल्पना से जुड़े लगते हैं, उनकी झलक यहाँ आंखों के सामने मिल जाती है। यानी हवाई केवल इतिहास का अवशेष नहीं, वर्तमान में घटता हुआ भूवैज्ञानिक चमत्कार है। हवाई के ज्वालामुखी हमें यह याद दिलाते हैं कि धरती पूरी तरह बनी हुई नहीं है। वह अब भी लिखी जा रही है, अब भी अपने आकार बदल रही है और अब भी अपने भीतर ऐसी शक्तियां रखती है जिन्हें हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस स्थान को देखकर मन में भय भी आता है और आकर्षण भी, क्योंकि यहाँ विनाश केवल अंत नहीं, सृजन की शुरुआत भी हो सकता है। और शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। धरती यहाँ मरती नहीं, वह जलकर फिर से जन्म लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 10 असंभव जगहों की कहानी एक बात बार बार साबित करती है, धरती जितनी कठोर है, इंसान की जिजीविषा भी उतनी ही अद्भुत है। कहीं मिट्टी के टावर हैं, कहीं पेड़ों की चोटियों पर घर, कहीं उबलती हुई धरती, कहीं जमती हुई सांसें, कहीं झूलते हुए पुल, कहीं चट्टानों से चिपके मंदिर और कहीं आग उगलती हुई जमीन। फिर भी इंसान वहां पहुंचा, रुका और अपनी मौजूदगी दर्ज कर गया। शायद यही मानव कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। वह असंभव को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उसे समझने, सहने और उसके बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है।